नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है राजनीतिक निशाना, आरटीओ विवाद बहाना। लेकिन क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आखिर किस पर किसका निशाना है, इस खबर को देखिए, फिर इस पर हम चर्चा भी करेंगे और कुछ सवाल जवाब भी। देखिए, दिग्विजय सिंह जी मुझे कब टारगेट नहीं करते। दिग्विजय सिंह जी की जिंदगी चली गई है मेरे पूज्य पिताजी, और मुझे टारगेट करते करते। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान बताता है कि दिग्विजय सिंह के साथ उनकी अदावत पुरानी है और राजा के लगाए आरोपों से महाराज बहुत आहत है। ग्वालियर पहुंचे सिंधिया ने दिग्विजय सिंह के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें दिग्विजय सिंह ने सौरभ शर्मा मामले में गोविंद सिंह राजपूत का नाम लेते हुए सिंधिया को टारगेट किया था। सिंधिया ने और क्या कहा, ये जानने से पहले आपको सुनाते हैं दिग्विजय सिंह का वो बयान जिसने सिंधिया को पलटवार के लिए मजबूर किया। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था, सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा, लेकिन दबाव जरूर था। और चूंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का एक माहौल रहता है, इसलिए कमलनाथ जी ने एक बोर्ड गठित कर दिया था कि बोर्ड ही फैसला करेगा कौन कहां की पोस्टिंग होगी। लेकिन जैसे ही सरकार गिर के और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री फिर से बने, तो मेरी जो जानकारी है, सिंधिया जी ने दबाव डालकर बोर्ड भंग करवा दिया और पूरा अधिकार परिवहन मंत्री जी तत्कालीन गोविंद सिंह राजपूत जी को सौंप दिया। हालांकि इस मुद्दे पर गोविंद सिंह राजपूत जवाब दे चुके थे, लेकिन महाराज तो महाराज है। उन्होंने राजा को अपने ही अंदाज में खुलकर जवाब दिया। सिंधिया का दिग्विजय की हमेशा टारगेट करने पर दर्द छलका, तो उन्होंने अपनी विचारधारा भी साफ करने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह जी मुझे कब टारगेट नहीं करते, ये कोई नई बात है क्या। दिग्विजय सिंह जी की जिंदगी चली गई है मेरे पूज्य पिताजी, और मुझे टारगेट करते करते। मैंने कभी राज साहब को टारगेट नहीं किया। आज भी मिलता हूँ तो मैं प्रणाम करता हूँ। जिसकी विचारधारा वो हो, उसके आधार पे वो अपना लाइन खींचे। मेरा लाइन है जनता की सेवा करना, वो मेरा टारगेट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच अदावत पुरानी है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया के वक्त परवान चढ़ी। ये ग्वालियर के महल और राघोगढ़ की रियासत के बीच लंबी चली शाही कहानी का ही हिस्सा है। कभी राघोगढ़ रियासत सिंधिया राजघराने के अधीन रही, जिसे दिग्विजय सिंह शायद कभी नहीं भूले। कभी तो सियासत में उनके बयान सिंधिया को निशाने पर लेते रहते हैं, तो सिंधिया ज्यादातर दिग्विजय सिंह पर सीधे प्रहार करने से हमेशा बचते हैं। अब आरटीओ के विवाद को बहाना बनाकर राजनीतिक निशाना साधने की कोशिश हुई है। एक बार फिर आपका स्वागत है। राजनीतिक निशाना, आरटीओ विवाद बहाना। अब आप देखिए, कई बार होता है, खबरें भी ऐसी चल रही थी कि सौरभ कांड को लेकर एकदम चीजें थम गई, लेकिन बात है राजनीति में होती है। एक दिन पहले, 2-4 दिन पहले बात की गई, जब मौका मिला तो सिंधिया साहब से सवाल कर लिया, तो फिर वही रियासत और महल की बात जो हमेशा चलती रही है, वो अदावत जो हमेशा चलती रही है, एक बार फिर सामने आई। लेकिन इस रियासती विवाद की बात कहें या फिर आरटीओ का विवाद बहाना कहें, ये मसला बड़ा है। और दिग्विजय सिंह जी ये जानते हैं कि जब वो किसी पर आरोप लगाते हैं तो ऐसे ही आरोप नहीं लगाते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि उस दौर में आरटीओ मंत्री किसने बनवाया, सिंधिया जी ने। फिर ये भी कहा गया कि लगातार आरटीओ मंत्री कौन रहे, गोविंद सिंह रहे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन अब ये मसला एक दूसरी तरफ है, यानी सियासी रुख भी इस पर दोनों बड़े नेताओं के सामने आए हैं। तो समझते हैं आज इसी के मायने कि आखिर क्यों ऐसा कहा कि बार बार हमें ही क्यों निशाना बनाते हैं राजा साहब। मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन बहुत सौम्य सरलता से उन्होंने अपनी बात कही है, जैसा वो कहते हैं। पर मैं चर्चा करूं उससे पहले वो 3 सुलगते सवाल देख लीजिए जो चर्चा के नजदीक है। क्या आरटीओ घोटाले के बहाने राजा महाराजा फिर आमने सामने आ गए? क्या दिग्विजय सिंह के बयान ने सिंधिया को पलटवार करने को मजबूर किया? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया सच में
दिग्विजय सिंह को कभी टारगेट नहीं करते। अब टारगेट करते हैं अथवा नहीं करते हैं, जब से सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उसके बाद कई तरह के बयान दिग्विजय सिंह जी की तरफ से भी देखने को मिले हैं, उनकी तरफ से भी देखने को मिले हैं। राजनीति में होता रहता है, लेकिन आज कुछ अलग है, तो समझते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत स्वागत है। अजीत भदौरिया जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। अजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी जी है, मोटिवेशनल, और साथ ही बड़ी जिम्मेदारी भी निभा रहे प्रवक्ता की। बहुत स्वागत है आपका पंकज जी। बहुत धन्यवाद गुरु जी। दिनेश जी, आपसे ही मैं समझना चाहूँगा, ऐसा चर्चा में आ गया था कुछ दिनों से कि मीडिया में सौरभ मसला कुछ कम दिखाई दे रहा है, बहुत चला, और होता भी यही है कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन बहुत बड़ा घोटाला था, 54 किलो मिल जाते हैं, वो कहाँ गया, क्या हुआ, वो अलग मुद्दा है। लेकिन दिग्विजय सिंह और सिंधिया जी की हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये अदावत, इसके पीछे क्या कहें? आज वो पहुंचे इसलिए उन्होंने पूछा, इसलिए जवाब दे दिया, या सिंधिया जी ने भी सोचा होगा कि मौका ठीक है, जवाब दे दिया जाए? देखिए मनोज जी, सिंधिया जी ने जवाब दिया क्योंकि आपने पूछा। दिग्विजय सिंह ने अपनी तरफ से सवाल खड़ा किया, अपनी तरफ से आरोप लगाया। दोनों का जो मंतव्य है वो इसी से होता है, क्योंकि वो विपक्ष में है, उन्होंने अपनी तरफ से एक जो आरोप लगाना चाहिए लगा दिया। देखिए, राजनीति में जो सच दिखाने की कोशिश की जाती है, कई बार वो सच पूरा नहीं होता। आप यदि कमलनाथ सरकार में देखेंगे तो उमंग सिंघार ने क्या कहा था दिग्विजय सिंह जी को लेकर, तो वो सच तो आज भी जिंदा है ना, वो थोड़ी ख़त्म होता है। क्योंकि कांग्रेस में जो विभागों का बंटवारा हुआ कांग्रेस सरकार में, तो बड़े नेताओं की मर्जी पर ही तो हुआ। यदि दिग्विजय सिंह जी के पास, उनके लड़के के पास नगरीय विकास विभाग था, बृजेंद्र प्रताप सिंह के पास आबकारी था, या ऐसे जो दूसरे जो विभाग हैं, तो वो थे तो उनके सपोर्टर्स के पास ही। आप पंचायत ग्रामीण देख लीजिए, बहुत सारे जो विभाग हैं जिनमें महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यदि सिंधिया जी के लोगों के पास वो विभाग थे, तो उस पर आज क्वेश्चन करना, देखिए क्वेश्चन तो मतलब उस वक्त भी फिर आप अपनी सरकार क्यों नहीं बचा पाए इतने, मतलब जो कहीं ना बहुत सारी चीज़ें इसका आज की तारीख में 5 साल बाद कि विभाग क्यों दिलवाया था, विभाग के उस पर सवाल नहीं हो सकता। और देखिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कोई ऐसा विभाग तो है नहीं कि जिसमें कोई जो है आपको कागज़ पर कोई भ्रष्टाचार मिल जाए। ये तो वो कागज़ है जिसका भ्रष्टाचार तो आपको कहीं और दिखता है जब छापे वापे होते हैं ना, और इसको आप वैसा भ्रष्टाचार साबित नहीं कर सकते कि साहब ये जो है फाइलों में हुआ और लोकायुक्त उठा के जो है उनको कोई कार्रवाई कर दे, सीधे जो है आपको आया और गया। तो ये राजनीति है, राजनीति में। लेकिन मेरा तो ये मानते हैं ना कि एक ने आरोप लगाया, दूसरे से पूछा तो उसने कहा, और ये अदावत तो है। अदावत नहीं होती तो सिंधिया जी क्या पार्टी छोड़ के जाते? जो स्थिति वहाँ उनकी जो हालात बने थे उनके कांग्रेस पार्टी में, तो उसमें उनको जाना था, छोड़ के चले गए। ये उनका अपना निर्णय था। इससे क्या कांग्रेस पार्टी का उद्धार हो गया 2023 में? अभी क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में? यही तो चल रहा है कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह एक हो गए जीतू पटवारी के खिलाफ, अपने अपने सम्मान की दुहाई दे रहे हैं। तो ये जैसा बोते हो आप वैसा काटते हो, ये राजनीति में होता है। इसलिए विपक्ष की राजनीति अलग है, सत्ता पक्ष की राजनीति अलग है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। और ये ग्वालियर और रावगढ़ की जो सियासत है उसमें ये सब चीज़ें नई नहीं है। मतलब कई बार हुआ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कह रहे हैं कि उन्होंने आगे बढ़ के प्रणाम किया, सम्मान दिया, और जो दिग्विजय सिंह का आरोप है वो केवल गोविंद राजपूत पर नहीं है, और वो सिंधिया पर आरोप है। तो वो उस मायने में उन्होंने आरोप लगाया, तो केवल विभाग दिलाने पर उन्होंने अपने आप को भी बहुत सारी चीज़ों का मुझे लगता है कि बताना पड़ेगा कि उन्होंने किस हिसाब से विभाग लिए थे। बिल्कुल। और नया ये हो गया कि आया गया तो चलता रहता है, लेकिन नया ये हो गया कि गाड़ी पकड़ी गई एक, उसमें 54 किलो सोना मिल गया और कुछ कैश। मामला 100 करोड़ तक जा पहुंचा, 100 करोड़ तक जा पहुंचा तो फिर दिग्विजय सिंह ने गोविंद राजपूत जी का नाम ले लिया, तमाम तरह की बातें सामने आ गई। गोविंद राजपूत किससे जुड़े ये भी आप जानते हैं, तो सवाल तो गहरा है। प्रीतम लोधी भी कह रहे हैं, वो भी तो दिग्विजय सिंह के सपोर्टर हैं ना, जिनको लेकर आरोप लगा रहे हैं। जी। आरोप एक वहां से भी आया। तो सौरभ शर्मा तो पता नहीं कितने लोगों को आरोप के कटघरे में खड़ा करेंगे, लेकिन अब प्रमाणित किसको करना है? प्रमाणित इनकम टैक्स और ईडी को करना है, यदि कोई डायरी है, कोई साक्ष्य है। अन्यथा क्या होगा, जैसा होता है हमारे यहाँ वैसा हो जाएगा। हाँ, और इसीलिए आप देखिए इतने दिन हो गए सौरभ शर्मा की बात ही नहीं हो रही है। कहाँ सौरभ शर्मा? सरकार आपकी पंकज जी, सवाल भी कुछ सामने आ ही जाते हैं
और जवाब भी आप ही लोगों को देना है। कहाँ है सौरभ शर्मा, क्यों सौरभ शर्मा के ध्यान में रखते हुए ये नई राजनीति, ये नई अदावत फिर से दिख गई है? देखिए मनोज जी, अदावत का विषय नहीं, विषय विचारधारा का, रीति नीति सिद्धांत का और अपने अपनी संस्कृति, अपने अपने कल्चर का है और पैटर्न का है। सिंधिया जी ने बहुत स्पष्ट किया और इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूज्य माधवराव सिंधिया जी बड़े महाराज थे। उनके साथ दिग्विजय सिंह जी का किस प्रकार का राजनीतिक व्यवहार था वो सबको सामने पता है, और जो शिष्टाचार था वो कितना था वो भी सबको पता है। मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता हूँ, इतिहास की बात है। और अब तो कैलाशवासी हो गए माधवराव सिंधिया जी, तो वो सब चीजें इतिहास में है। और उसके बाद जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राजनीति में आए, तब से दिग्विजय सिंह जी ने कदम दर कदम, कदम दर कदम, यदि राजनीतिक कांटे नहीं बिछाए, कमी नहीं छोड़ी कोई। लेकिन उसको ज्योतिरादित्य सिंह जी ने हमेशा सहज भाव से लिया कि शायद ये राजा साहब की, दिग्विजय सिंह जी की प्रवृत्ति ऐसी है कि उनको इसी प्रकार की राजनीति करना है, चाहे उनके पिताजी रहे हों बड़े महाराज साहब या फिर महाराज सिंधिया जी रहे हों, उनको लेकर जिस प्रकार की अप्रोच दिग्विजय सिंह जी की है। जी। लेकिन जो जो बड़ा अंतर आता है वो आपके उस प्रत्युत्तर में आता है। और सिंधिया जी ने इस सारे दिग्विजयी द्वंद्व में ये स्थापित किया कि आदर्श में, संस्कार में, शालीनता में, सौम्यता में, शिष्टता में, सभ्यता में, सब में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आगे हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्तिगत तौर पर और राजनीतिक तौर पर उनका दिग्विजय सिंह ने निरादर कभी नहीं किया। और ना उन्होंने अपने किसी ऐसे साथी से कहा जो बीजेपी में है कि आपको दिग्विजय सिंह जी किसी का अनादर करना। उन्होंने कहा कि देखिए वो उनका काम है, वो उनकी बातचीत करते हैं, जब उपयुक्त समय आएगा तो आप साक्ष्य के साथ उत्तर दीजिए, पर कभी निरादर मत करना। और मुझे लगता है यही शैली भारतीय जनता पार्टी की शैली भी है कि किसी का निरादर मत शैली तो करो। सर यही रही, वो भी बात तो शिष्टता से ही करते, लेकिन कह बहुत कुछ जाते। जी नहीं मनोज जी, शिष्टता, मैं वही कह रहा हूँ कि व्यवहार में शिष्टता और मन में शिष्टता दोनों का अंतर बताना चाह रहा हूँ। ये तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ मैं कि दिग्विजय सिंह जी ने भी कोई पब्लिकली कभी अभद्रता तो की नहीं, संभव नहीं हो सकता, कोई भी नहीं करता, अमर आप भी नहीं करते, तो दिग्विजय सिंह जी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह जी ने राजनीतिक स्तर पर जहां जैसा कांटे बोने चाहिए थे वो बराबर बोले, पर हम उसको अन्यथा इसलिए नहीं लेते कि उनकी शैली, और जो अभी दिनेश जी ने कहा या शायद आपके पैकेज में चल रहा था कि जो जैसा करेगा, एज यू सो यू, रूपे कहावत अंग्रेजी की, इसको हिंदी में कहते हैं कि जो जैसा बोएगा काटेगा। हमने तो नहीं कहा, मेरे को लगता है दिनेश जी ने भी नहीं कहा, जो जैसा करेगा वो वैसा बनेगा। जी मैंने कहा ना, कांग्रेस के कर्म की बात दिनेश जी ने कहा ना। जी जी कि उसको मनोज जी उन्होंने हिंदी में कहा, मैंने अंग्रेजी में कर दिया। हाँ ठीक बात। कि एज यू सो यू, रूप के जैसा बोगे वो काटना पड़ेगा। वो दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी, दिनेश जी ने कहा अभी। जी जी। मेरा आशय इतना सा है कि हम तो सबके आदर के साथ काम करते हैं। राजनीतिक विषय यदि कोई दिग्विजय सिंह जी के विरुद्ध आएगा, निश्चित तौर पर प्रबलता से बात करेंगे, पर मान सम्मान आदर के साथ बातचीत करेंगे और सत्य के साथ बातचीत करेंगे। दिग्विजय सिंह जी ने इसका उत्तर कभी नहीं दिया कि वो 10 साल मुख्यमंत्री थे। अभी जैसा वो कह रहे थे आपकी स्क्रीन पे कि इन विभागों में भ्रष्टाचार चलता है, तो आपका भ्रष्टाचार हुआ 10 साल जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, स्वीकार कर रहे हैं। या ये कमलनाथ जी इतने अक्षम मुख्यमंत्री थे कि वो दबाव में काम करते थे। क्या क्या कहना चाहे दिग्विजय सिंह जी? चलिए समझ लेते हैं, अजीत जी साथ में है, आपकी बातें भी बात करते थे, आपकी बातें भी समझ। दिग्विजय सिंह जी सरकार में क्या थे? वो मंत्री भी नहीं थे। जी समझ लेते हैं। फिर किस क्षमता में दिग्विजय सिंह जी दखल देते थे? अजीत जी समझा देंगे सर, लौटता हूं आपकी तरफ भी। अजीत जी, सवाल दिग्विजय सिंह जी ने उठाए और सवाल के पीछे उन्होंने वजह भी बताई कि क्यों सवाल उठाए। क्योंकि आरटीओ का जिम्मा जब गोविंद राजपूत जी को मिला, जिस दौर में सौरभ कांड जैसा दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं वो सब दिखाई दिया, और आरटीओ मंत्री किसके कहने पे बने वही उनका सवाल था। लेकिन अब ये सवाल दूसरी तरफ जा रहा है, तो क्या इसके पीछे वो पुराना मुद्दा छिपा है, या फिर ये माना जाए कि ये अदावत कांग्रेस की भी मुश्किल बढ़ा देती है? देखिए आदरणीय मनोज जी, मैं थोड़ा समय चाहूंगा आपसे। बिल्कुल कि समय। दिग्विजय सिंह जी के संदर्भ की अभी पंकज जी बात कर रही थी, तो दिग्विजय सिंह जी से बड़ा शालीन, शिष्टाचार, धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति, रिश्तों को निभाने वाला व्यक्ति मैंने अपने राजनीतिक जीवन में आज तक नहीं देखा। वो जिस तरीके से दूसरे लोगों को मान सम्मान देते हैं अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को, फिर वो तो आदरणीय, चाहे वो स्वर्गीय लेट महाराज हो माधवराव सिंधिया जी, मैंने देखा, मेरे ख्याल से 1999 का चुनाव होगा, आदरणीय दिनेश जी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, जब वो ग्वालियर छोड़ के गुना शिवपुरी से लोकसभा लड़ने आए थे, तो उस समय मैं देखता था उनको कि दिग्विजय सिंह जी ने पल पल पे उनका साथ दिया, पल पल पे साथ रहे। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय लेट माधवराव सिंधिया जी के साथ।
चुनाव जीते, बाई इलेक्शन हुआ, दुर्भाग्य से वो नहीं रहे हैं, दुर्भाग्य से नहीं रहे। पूरे 13 दिन 15 दिन जयविलास पैलेस में ग्वालियर में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी रहे, पूरी व्यवस्थाएं संभाली उन्होंने, पूरा सब कुछ छोड़ के। और फिर आदरणीय जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बाई इलेक्शन लड़े तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए उन्होंने बिल्कुल एक नोट निकाल दिया था चुनाव जीतने के बाद, अपनी फर्स्ट कैबिनेट में ये कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कोई भी निर्देश, कोई भी नोटशीट, कोई भी लेटर किसी भी मंत्री के पास आएंगे, उनको टॉप प्रायोरिटी पे आपको काम को करना है जी। उनको कहीं से भी आहत नहीं होना। ये आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की भावना थी उस समय। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने पूरे परिवार को पूरी तरीके से मान सम्मान दिया। अब रही बात सौरभ शर्मा की, तो मनोज जी आपके माध्यम से मैं अपेक्षा करूंगा पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी सौरभ शर्मा और वो लाल डायरी दो के लिए दुआ करती है कि ये दोनों सुरक्षित रहें जहां पर भी रहें, और जल्दी से मीडिया के माध्यम से या न्यायालय के माध्यम से सब जनमानस के सामने आए और बताएं कि कौन है इसके पीछे। भ्रष्टाचार हुआ सबको पता है, 52 किलो सोना, करोड़ों रुपए मिला, 100 200 करोड़ रुपए की संपत्तियां मिल रही हैं आदरणीय मनोज जी। उसके बाद आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का सवाल जायज है कि भाई गोविंद राजपूत जी, कमलनाथ जी की सरकार में जिन विभागों के साथ मंत्री थे, वो सत्ता हस्तांतरण के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन विभागों के साथ फिर कैसे आ गए मंत्री बन के? क्या कारण रहा आदरणीय मनोज जी? मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा आपसे, कोई दोबारा रिपीट नहीं हुआ इनके अधिकतर मंत्रियों में उसी विभाग के साथ, परंतु गोविंद राजपूत जी एज इट इज रहे। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भनक थी और किसी ना किसी का दबाव था। तो ये तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना, इन दबावों से और सवालों के आपको लग रहा है जिस सवाल का जवाब उनको देना चाहिए था वो नहीं दिया? काम नहीं चलेगा। आपको ये लग रहा है कि जिस सवाल का जवाब उनको देना चाहिए था वो ना देते हुए अदावत वाला जवाब आ गया? जी आदरणीय मनोज जी, देखिए हम आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत महत्वपूर्ण पद पे हैं, इस मध्य प्रदेश की सत्तारूढ़ दल की राजनीति के धुरी हैं वो। उनको जवाब देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अगर आप भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं दे रहे हैं तो उनको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए था कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कम से कम इस चीज को तो कहना चाहिए था। और पंकज जी ने इतनी लंबी चौड़ी बातें कर दी। नहीं, आपसे भी मैंने भरपूर समय दे दिया सर। एक मिनट और चाहूंगा आपको। जी कुछ बोल रहे हैं आप? बोल लीजिए। देखिए, पंकज जी ने इतनी लंबी चौड़ी बातें कर ली आदरणीय मनोज जी। आज जिनके साथ गलवैयां लगा के पंकज जी और उनके साथी या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चल रहे हैं, प्रभात झा जी हों चाहे दूसरे लोग हों, उनके भी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए कि उन्होंने किस तरीके से फूल बरसाए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, जिसे यशोधरा जी ने साफ बैठ के सामने मीटिंग में कंडम किया था। मैं पंकज जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक अगले आ ही रहा हूं, बस एक दिनेश जी से समझ लेता हूं मैं। दिनेश जी, मुद्दा दूसरा है। ये बात सच है कि अदावत की चर्चा हम लोग करते रहते हैं, लेकिन मुद्दा तो वहीं चले जाएगा आरटीओ का। जवाब तो ये भी देना पड़ेगा, जैसा उन्होंने आरोप लगाया दिग्विजय सिंह जी ने कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पोस्टिंग कराई, तो जवाब ये आना चाहिए उन्होंने कराई या नहीं कराई, आरोप कितने सही है या नहीं है। नहीं, पोस्टिंग तो वो बात हुई मंत्री जी, तो मंत्री को प्रभार दिलाया। कोई सौरभ शर्मा की पोस्टिंग को लेकर बात सौरभ शर्मा जी बात, और देखिए सौरभ शर्मा तो हट गए। सौरभ शर्मा कहाँ है, क्या है, ये जो है ईडी को ढूंढना है, और इनकम टैक्स को कोई उनके खिलाफ कोई ऐसा तो है नहीं कि अब पुलिस कहीं सर्चिंग कर रही है, छापे मार रही है, जो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा ना। ये भी आश्चर्यजनक हो रहा है, मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा लोगों को कोई ऑफिशियल ये भी नहीं हो रहा है कि नोटिसेज आ रहे हैं, किसी जिन लोगों के नाम है डायरी में उनको नोटिसेज आ रहे हैं, कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं, कोई ऑफिशियल भी इस बारे में कोई सूचना नहीं, जो आप अनुमान के आधार पर कह रहे हैं। तो देखिए, जो मुद्दा है उस मुद्दे में तो ये इन्वेस्टिगेट करने का काम तो ईडी का है, क्योंकि इनकम टैक्स तो वो जो हिसाब किताब अपना लेते रहेगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मेन इशू है इसमें, जिसको लेके ईडी काम करता है। यदि मनी लॉन्ड्रिंग का विषय है और लोग लेन देन हुआ है, बड़ा लेन देन हुआ है, तो अल्टीमेटली आज नहीं, वो हो सकता है कि 4 साल बाद जब चुनाव का समय हो विधानसभा का, तब ईडी इस मामले में कोई एक्शन ले और वो लाल डायरी सामने आए। लेकिन अभी तो लोगों को लग रहा है कि अब ये मुद्दा मध्य प्रदेश में शायद जो है कोई कहीं ना कहीं मैनेज हो गया या
खत्म हो गया जी। है। इसलिए सौरभ शर्मा की वजह राजनीतिक चर्चा ज़्यादा हो रही है। जी। राजनीति से ज़्यादा सौरभ शर्मा या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के करप्शन सुधार पे बात हो तो मुझे लगता है कि कुछ बेहतर लोगों को होगा। लाभ होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और कैसी चर्चाएं राजनीति में कई बार दब जाती है कि इतना बड़ा कांड होने के बाद वो चर्चाएं क्यों दब रही है, क्यों बंद हो रही है। लेकिन हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि शायद पंकज जी भी सुन रहे होंगे और चर्चा बाहर आना चाहिए कि कौन कौन है, वो डायरी कहाँ है, उस डायरी में किसके नाम है। पंकज जी बता दीजिए। देखिए मनोज जी, दो तीन बातों का उत्तर देता हूँ। हमारे भाई अजीत ने जो कहा उसका भी उत्तर देता हूँ। इस सारे मामले में मैं हमेशा एक सवाल खड़ा करता हूँ, कांग्रेस पार्टी से दोबारा पूछ रहा हूँ कि सौरभ शर्मा का विषय हो या कोई और विषय हो, इस पे कार्रवाई और विषय सामने कब आता है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के विरोध में कार्रवाई करती है। सरकार है ना, सरकार की एजेंसी। कोई 2003 से लेकर आज तक ऐसा कोई एक प्रकरण, मनोज जी, दिनेश जी तो लंबे पत्रकारिता का एक्सपीरियंस है, आपको ही पर्याप्त अनुभव हो गया, एक कोई प्रकरण 2003 से लेकर आज हम 2025 में बैठे, कोई एक प्रकरण कांग्रेस पार्टी लेकर आई हो? है ही नहीं। मीडिया में बीजेपी की सरकार की जो करप्शन को जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, उसके तहत हम लोग काम करते हैं। उस आधार पर मीडिया में खबर छपती है, उस खबर के आधार पर फिर लाल डायरी, पीली डायरी, काली डायरी की और सौरभ शर्मा की तमाम लोगों की बातचीत होने लगती है। ये स्थापित करता है कि कांग्रेस पार्टी के पास मूलतः कुछ नहीं है। जब बीजेपी की सरकार करप्शन को टारगेट करती है और जब हम करप्शन को टारगेट करते हैं तो फिर ये फिगर आउट नहीं करते कि कौन क्या है। वो करप्ट है, उसका कद पद क्या है नहीं पता। और इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने स्क्रीन पर कहा कि अधिकतम और उच्चतम दोनों स्तर की एजेंसीज की कार्रवाई और जांच इसमें प्रचलन में है। अभी जैसा आप दोनों आदरणीय चर्चा कर रहे थे, आप और दिनेश जी की कुछ पता नहीं चल रहा, हो सकता है मनोज जी के सरकार या एजेंसी जो ईडी उनका अपना काम करने का तरीका हो कि वो आपको और मुझे शायद सार्वजनिक ना हो। हाँ। जब कुछ सामने आए तब हम भी कुछ इंतजार ही सामने कर रहे हैं कि हो। कभी तो सार्वजनिक होगा जी। नहीं सर, इंतजार का फल तो मीठा होता है मनोज जी, जी, ऐसा कहते हैं लोग। तो ये भी संभव हो सकता है, मालूम वाला उनके, मुझको ना तो ईडी मुझे बताती है, रिपोर्ट करती है, ना बीजेपी को नहीं। रिपोर्ट करती है। जी हाँ जी। उनकी अपनी वर्किंग है ना, आपको किसी को बताती है। जी। तो मेरा इस बात से आग्रह यह है कांग्रेस पार्टी से कि उनको बिल्कुल ठीक नैतिक है सर। अधिकार है हाँ। खूब घेरने का, टोकने का। लेकिन यदि बीजेपी की सरकार कार्रवाई कर रही है और हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि दोषी कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है सर, मैं जवाब ले लूं, समय बहुत कम मेरे पास। अजीत जी। अजीत जी। देखिए मनोज जी, बीजेपी का भ्रष्टाचार से निपटने का दिल्ली से लेके भोपाल तक का एक ही एग्जाम्पल बहुत है। इसे यही मध्य प्रदेश था, यही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उज्जैन में भाषण दिया था। महाराष्ट्र में 27,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले की चक्की पीसिंग और फिर 7 दिन बाद मैं अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ के वहां ताली बजाते। ये भ्रष्टाचार से निपटने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। यही मध्य प्रदेश में हुआ, चाहे वो डंपर कांड हो, व्यापम कांड हो, पटवारी परीक्षा हो, पीएससी में घोटाले हो, कोई सी भी चीजें आ जाए, मतलब भ्रष्टाचार निकलता है। और मुझे तो एक चीज बता दीजिए आदरणीय मनोज जी, दिनेश जी ने अभी कुछ दिनों पहले बहुत अच्छा लेख लिखा था, मैंने पढ़ा था उनका आर्टिकल। आप बताइए कि ये मंत्रियों ने 25 साल में ऐसी कौन सी खेती कर ली, व्यापार कर लिए, जो इनकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बन गई, कॉलेज बन गए, होटल बन गए। आप नरोत्तम मिश्रा जी को देख लीजिए, 100 एकड़ मिल गया होगा में सर कोई रिसोर्ट सौरभ बना शर्मा। हुआ है। ग्वालियर शहर में क्लार्सन रिसोर्ट होटल बना हुआ है। ग्वालियर से लेकर दतिया तक हाईवे की लगभग सारी जमीनें उनके मैं ले लूंगा आपसे, बहुत जल्दी से ले लूंगा जवाब। ऐसा क्या व्यापार कर लिया, क्या व्यापार कर लिया ऐसा है? और इन सारे मंत्रियों ने, इनकी सारे लोगों की जांच होना चाहिए आदरणीय मनोज जी। और आप देखिए, आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूं, आप दोनों की चिंता वास्तव में वाजिब है कि सौरभ शर्मा कहां है, वो डायरी कहां है, उसको क्यों नहीं सामने आने दिया जा रहा है? बहुत जल्दी से पंकज जी, समय नहीं है पंकज जी। विपक्ष की सर, सरकार अजीत जी, होता है ना, अजीत जी सारी बातें आ गई, सामने आ जाता। अजीत जी सारी बातें आ गई, बहुत जल्दी से पंकज जी। मनोज जी, मध्य प्रदेश सरकार के हर मंत्री, भाजपा के हर विधायक का इनकम टैक्स का विवरण सबके सामने सार्वजनिक है, जो चाहे वो चेक कर सकता है। अनुमान और प्रमाण दोनों में अंतर होता है। दिग्विजय सिंह जी के पास 1971 में क्या था, बस से आते थे, रोडवेज की बस से, जब नगर पालिका अध्यक्ष थे इसी मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी आज भी कुछ नहीं है, आज क्या है? आप बताओ ना क्या है? क्या किया?
जितेंद्र आज गडकरी भी के कुछ पास नहीं क्या है था? दिग्विजय सिंह जी के पास। चलिए सर, आप अर्जुन बताइए सिंह का 10 इतिहास, साल मुख्यमंत्री तो मुझे रहे, लगता है कि इतिहास आप पे बताइए जाएंगे क्या है तो दिग्विजय सबकी सिंह जी के शुरुआत पास? ऐसे ही है। आप और बता हमारे दीजिए क्या नेता है? बेदाग भोपाल है, में एक मकान तक निष्कपट नहीं है और आदरणीय निश्चल भाव पंकज से जी, काम करते आपकी हैं, जानकारी खुली के लिए बता किताब की दूं, तरह है। चेक कर दिग्विजय सकता सिंह जी कोई के तो पास अनुमान रहने के को आधार पर भोपाल आरोप शहर में एक लगाना मकान नहीं है और प्राइवेट। प्रमाण होने मतलब मैं दम से कहता हूँ, सब प्रमाण भ्रष्टाचार का वो लेकर आओ, हम कार्रवाई करते हैं दम बिल्कुल ठोक के। सही आप भी अरे कह रहे हैं, मैं आपकी भैया, बात भी मैं तो मानता ये हूं कि यदि मानता आपके हूं, पास भाई। प्रमाण है तो लेकर आइए, कोर्ट कोई जाइए, प्रमाण कोर्ट नहीं में है, प्रमाण मनोज जी। रखिए। कोई आपको प्रमाण जो नहीं, कहना है, खाली हालांकि आरोप। दिग्विजय सिंह तो मुझे खाली लगता है इस आरोप। मामले में पूरी तैयारी कर अरे ही आते हैं, वो प्रमाण लेकर बैठे तो होंगे, लाए उनके प्रमाण पास दिग्विजय सिंह डायरी क्या पता नहीं दिग्विजय कितनी सिंह फाइलें प्रमाण लाए होंगी। सर, एविडेंस लेकर जी आए ना, दिग्विजय ठीक है सिंह सर, प्रमाण लाए, सर कोर्ट समय में लेकर आओ इजाजत हमको। बहुत अब इजाजत नहीं दे रहा। आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, पंकज जी, अजीत जी, दिनेश जी, बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर सिंधिया और दिग्विजय सिंह की अदावत देखने को मिल रही है। अदावत को लेकर बात सौरभ शर्मा तक जा पहुंची है। हम भी यही चाहते हैं कि अदावत होती रहेगी, राजनीति होती रहेगी, लेकिन है कहां सौरभ शर्मा? और क्या वो जब सामने आएंगे तो ये अदावत किसी और दिशा में चली जाएगी, कि क्या कुछ और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे? लेकिन यही होता, आप याद कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक थाने में भी छोटा सा मसला हो जाता है तो पूरे परिवार को बिठा दिया जाता है। लेकिन ये तो सबने देखा, आखिर वो गाड़ी में पैसा आया कहाँ से, किसका पैसा था, कौन लेकर आया था 52 किलो सोना और नगदी, और कहाँ है सौरभ शर्मा? मुझे खबर नहीं मिल रही है ऐसी कि आज यहाँ रेड पड़ गई, आज वहाँ रेड पड़ गई, बात दुबई से लेकर मुंबई तक है, जानकारी कुछ नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह और सिंधिया की अदावत चलती रहेगी, क्योंकि पुरानी अदावत है। मुझे दीजिए इजाजत।